सो हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आर्यन कुमार और आज मैं हमारे सामने जो हैं ये 3 बार के वर्ल्ड योगा चैंपियन रह चुके हैं और ये दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। भारत सरकार से भी इनकी अपनी डिमांड है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। और पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये बिहार के आरा के रहने वाले हैं। भैया, आरा में आप कहाँ से रहने वाले हैं? आरा में जगदीशपुर गांव डेहरी, पोस्ट हेतमपुर, थाना धनगाई। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा हुई दिल्ली से हुई, लेकिन आज भी जुड़ाव बिहार से है। और आज के डेट में ये जो है योगा में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक जिस स्टेज पे रहते हुए जो योगा को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक अगर आप इनकी योगा परफॉर्मेंस कभी भी देख ले तो दांतों तले उंगलियां आपको काटनी पड़ जाएगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भैया, आप जो है योगा को लेकर इतनी सकारात्मक चीजें कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार भी आपको कई जगह इनवाइट की है। लास्ट ईयर जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी आपको इनवाइट किए हुए थे। तो आप देखते हैं कि योगा के प्रोफेशन में खास करके जो दिव्यांगजन है उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है आपका ये भी है कि जो एडवोकेसी है इसमें भी दिव्यांगजनों का जो है पार्टिसिपेशन बढ़े। तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? और मेरा अगला क्वेश्चन ये भी रहेगा साथ के साथ कि आप सरकार से क्या चाहते हैं इसको, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। थैंक यू आर्यन, मुझे अपने व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और योग में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ। सो पहली ये है कि योग से हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि योगा फॉर ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिव्यांगजन है वो इस चीज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। उसके कई कारण है। क्यों? क्योंकि उसके हम या तो चैलेंजेस को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी डिसेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो भारत सरकार के हिसाब से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से 21 प्रकार के दिव्यांगों की कैटेगरी है। लेकिन उसमें जो दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेके मैं हमेशा से सजग रहा हूं और उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए उस पर कार्य करता हूं। तो स्वास्थ्य के लिए तो योग एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल कोई वैसी दिक्कत नहीं होती और आपको योग से जुड़ना है और योग को समझना और करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि लीगल फेटर्निटी में दिव्यांगजनों की भागीदारी इतनी कम क्यों है और उनके चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। लीगल फेटर्निटी में दिव्यांगों को कॉलेज टाइम से ही बड़ी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं और दिव्यांग हैं या ब्लाइंड हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी उनको है। तो भाषा की सबसे बड़ी उनको समस्या आती है, ट्रांसलेशन की उनको सबसे बड़ी समस्या आती है। और उसके बाद उनको जब वो 3rd ईयर में होते हैं या 4th ईयर में होते हैं, अगर BLLB कर रहे हैं, तो उनको इंटर्नशिप की जरूरत होती है। तो कोई भी एडवोकेट उनको इंटर्न नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो उनके काबिलियत को ना देख के उनकी डिसेबिलिटी को देख के जज करता है कि भाई आप कोर्ट में कितने अपीयर हो पाएंगे, कितने खड़े हो पाएंगे, लेकिन उनके लायक जो वर्क है उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। उनके जो चैलेंजेस है उनके हिसाब से जो है उनको कोर्ट के वर्क नहीं देता। तो ये जरूरत है कि पहले तो हम अधिवक्ता जन भी दिव्यांग जनों की जो 21 प्रकार की कैटेगरी है और उसकी क्या चैलेंजेस को समझें, समाज भी इसको समझे, तो ताकि वो अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में अगर आना चाहे तो उनकी सपोर्ट कर सके। और मैं माननीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी से मैं जून के महीने में मिला था और उनसे मैंने ये बात रखी कि सर, पहले गांव से बंदा निकलता है, फिर कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है, और उसके बाद जब वो कोर्ट में आता है तो उसके अपने एक अलग से मुद्दे रहते हैं, एक समस्याएं रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी इशू रहती है, जैसे लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है, स्पेशल टॉयलेट नहीं है, उनको लिए पढ़ने के लिए जो है जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारी चीजें नहीं है। तो इस तरह की कई समस्याएं रही हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि सर, मैं केवल जो हायर कोर्ट्स हैं वहां पे तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत में 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। मान लीजिए कोई बिहार से है और छोटे डिस्ट्रिक्ट से है और उसको वकालत में आना है, तो वो तो स्टार्टिंग वहीं से करेगा। अभी जो है मैं भी देखा था, अभी जैसे बाहर में हम लोग जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर वगैरह हुआ, थोड़ा रैंप का भी बहुत सारे जगह इशू है, आज के डेट में भी है। और वो तो अपार्ट फ्रॉम ये जो भी है सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा ये कहना है शुरुआती जो स्ट्रगल भी है इस फील्ड में, एडवोकेसी में, ये देख रहे हैं कि नॉर्मल कैटेगरी में भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। तो क्या मतलब सरकार को ऐसा कुछ आपका जो है इनिशिएटिव, जिससे सरकार जो है कुछ फाइनेंशियली जो सपोर्ट करे, ताकि जो लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन मिले इस फील्ड में आने के लिए, सर्वाइवल के लिए शुरू में तो चाहिए हर एक बिगिनर के लिए। देखिए आर्यन जी, ये बात मैंने कई बार बार एसोसिएशन के सामने भी रखी है कि देखिए आपके पास दिव्यांग लोग आते हैं कितने हैं, तो आप अगर उनकी रजिस्ट्रेशन फीस कम कर दे, बार काउंसिल जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस कुछ कम कर दे या उसको वेव ऑफ कर दे, तो क्योंकि हर साल जो है आपको जो है
बार का कुछ आपका पैसा आपको डिपॉजिट करना होता है, तो मेंबरशिप में और इस तरीके से वो चीज़ों को अगर कम कर दिया, जैसे सब्सक्रिप्शन फी कर दिया, तो उनको सहूलियत मिलेगी। और जैसा कि कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे संजीव खन्ना जी ने बोला था कि जूनियर्स लॉयर्स के लिए एक फिक्स्ड सैलरी जो है होनी चाहिए। इस पे कई बार स्टाइपेंड के तौर पे जो उन्हें कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो ये हो कि भाई हाँ, उससे प्रोत्साहन मिले कि लोग आए और कुछ काम करे हाँ, इस सेक्टर में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो तो सभी को मिलना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। तो उसमें आप दिव्यांग लोगों को भी इंक्लूड कीजिए, और दिव्यांग लोगों की जो मैं कहूँगा जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी है वकालत की फील्ड में भी, उसमें नॉर्मल लोग, मैं माफ कीजिएगा कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कब्जा जमाए के बैठे हैं उनके अधिकारों के ऊपर, जो कि अनुचित है। चाहे वो चैम्बर की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य कोई ऐसी जो उनके लिए फैसिलिटी सरकार अवेलेबल करा रही है, तो वो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम वकील भाइयों को भी सशक्त होना पड़ेगा ताकि दिव्यांग जन के अधिकारों को जाने और उनको कंधा से कंधा मिला के चलें और उनको अपॉर्चुनिटीज दें, और चाहे केसेस हों उसमें जो उनकी काबिलियत है उस हिसाब से उनको लड़ने का मौका दिया जाए, ना कि ये देखा जाए कि वो कितनी देर खड़े हो सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ऐसा नहीं है कि दिव्यांग लोग कर नहीं सकते। इस देश में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग महिलाएं और पुरुष भी ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक की वकालत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेंगलोर से आई गेस एक यंग एडवोकेट थी, तो वो उनको बोलने में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे चीफ की कोर्ट में वो अपीयर हुई थी, तो उनको 4 घंटे के अंदर माननीय उस दौरान जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़ साहब थे, तो उन्होंने कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को बोला कि 4 घंटे के अंदर हमें जो है एक इनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चाहिए। तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के माध्यम से उन्होंने बहुत शानदार जो है जजमेंट मतलब आर्गुमेंट करी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और उसको बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस साहब ने भी अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर इस तरह का इंटरप्रेटर हो, ट्रांसलेटर हो, और जजेस भी इतने अवेयर हो जाएं, अधिवक्ता भी इतने अवेयर हो जाएं, तो बहुत सारे दिव्यांग जो है इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि आप जो यंग जनरेशन लॉयर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप में इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। मैं तो आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, कॉलेज टाइम से ही फॉलो कर रहा हूँ, और आज के डेट में भी मैं सीख रहा हूँ चीजों को लेके। तो आप जो है यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस एडवोकेसी के लिए? देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी अगर आप इस प्रोफेशन में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, और दूसरी बात आपको स्ट्रगल से नहीं घबराना है। इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत आती है, केसेस नहीं मिलते हैं, वो हम सभी भी अभी भी फेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर जीवन में कुछ बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। तो 2 चीजें कंटिन्यू रखें, अपना संघर्ष और अपनी पढ़ाई, यही आपको लेके आगे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और आई थिंक आगे भी हम लोगों की चर्चाएं होंगी डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।